साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीफा के संबंध में। तो यह एंटीफा है क्या और यह वर्तमान में चर्चा में क्यों आया, तो इसके संबंध में विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। तो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी सरकार द्वारा एंटीफा समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। तो इस वजह से एंटीफा जो है चर्चा में आया है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जो है, जिसकी मौत जो है एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा हुई है, तो इस वजह से वहाँ पर इसको लेकर के विरोध हो रहा है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड क्या है, एक अश्वेत नागरिक थे। तो यह एंटीफा इस वजह से चर्चा में है। तो एंटीफा के संबंध में देख लेते हैं। तो एंटीफा जो है यह फांसीवादी विरोधी, अर्थात इंग्लिश में देखें तो एंटी फासिस्ट का जो है लघु रूप एंटीफा है, तथा यह एक एकल संगठन नहीं है, कोई इकलौता संगठन नहीं, बल्कि यह फार लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स के लिए एक सामूहिक शब्दावली है जो अपने प्रदर्शनों में नव नाजियों एवं श्वेत वर्चस्ववादियों का विरोध करता है तथा आंदोलन से संबंधित फांसीवाद विरोधियों को अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी ताकतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अमेरिका में, जबकि इससे जुड़े कई लोग खुद को समाजवादी, अराजकतावादी, कम्युनिस्ट और या पूंजीवाद विरोधी बताते हैं। तथा यदि इस आंदोलन की उत्पत्ति की बात करें तो इस आंदोलन की उत्पत्ति का संबंध जो है वो नाजी जर्मनी से बताया जाता है, जबकि इस आंदोलन की कई यूरोपीय देशों में उपस्थिति रही है और हाल के वर्षों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा में आया है। तथा यदि इसके संगठन की बात करें तो इसका कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा नहीं है, तथा 1980 के दशक में अमेरिका में पहली बार इस आंदोलन की उत्पत्ति को या उपस्थिति को दर्ज किया गया था। तथा एंटीफा के जो सदस्य हैं आमतौर पर काले रंग के कपड़े पहनते हैं तथा विरोध प्रदर्शनों पर अक्सर एक मुखौटा पहनते हैं और ये पूंजीवाद विरोधी जैसी विभिन्न विचारधाराओं का पालन करते हैं। इसके अलावा ये LGBTQ और देशज अधिकारों अर्थात इंडिजीनियस राइट जैसे मुद्दों को उठाते हैं। तो याद रखिएगा एंटीफा क्या है। तो यह एंटीफा अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है और यह एंटी फासिस्ट का लघुत्तम रूप है। आगे बात कर लेते हैं फैविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स के संबंध में। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीड़ित मरीजों पर फैविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स के चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी गई है कि इसका कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों पर क्या असर होता है। यह जो टैबलेट है, यह जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी फुजी फिल्म टोएमा द्वारा निर्मित एवियन ड्रग है। इसके एवियन ड्रग के फॉर्मुलेशन पर आधारित यह एक जेनरिक दवा है और यह दवा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के विरुद्ध काफ़ी प्रभावी साबित हुई है। तो इसी को देखते हुए इसे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों पर इसको प्रयोग किया जा रहा है या उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। तथा चीन, जापान और अमेरिका में कोविड-19 रोगियों पर इन टैबलेट्स का चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। भारत में भी इसके लिए अनुमति दे दी गई है। इन देशों में फेविपिराविर जो टैबलेट्स है, इसने कोविड-19 रोगियों पर कई अध्ययनों में सकारात्मक परिणामों का प्रदर्शन किया है, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण की अवधि में कमी और रोगियों के फेफड़ों की स्थिति में सुधार जैसे जो रिजल्ट हैं वो शामिल हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई है। तो भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन अर्थात सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का यह प्रमुख होता है। जो इसका हेड होता है वही क्या कहलाता है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो अब थोड़ा सा ये जो संगठन है जिसका ये हेड होता है, इस संगठन के बारे में देख लें, जिसको हम लोग केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के नाम से जानते हैं। तो यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है तथा इसके 6 जोनल कार्यालय हैं, 4 सब जोनल कार्यालय हैं, 13 पोर्ट ऑफिस हैं और 7 प्रयोगशालाएँ हैं इसके तहत। अब यदि इसके विजन की बात करें CDSCO की, तो इसका जो विजन है यह भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना इसका विजन है। और इसके मिशन की बात करें कि इसका मिशन क्या है, तो इसका मिशन दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ा करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना इसका मिशन है, अर्थात इसका ये उद्देश्य है। इसके अलावा
यह जो CDSO है यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के तहत CDSCO जो है यह दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों अर्थात क्लिनिकल ट्रायल्स के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के परिवर्तन में एकरूपता लाने के लिए यह उत्तरदायी संस्था है। अब थोड़ी चर्चा जेनरिक दवाओं के बारे में कर लेते हैं कि यह जेनरिक दवाएं होती क्या हैं। तो अनुसंधान एवं नवाचार के पश्चात दवाओं का निर्माण किया जाता है जिसका दवा निर्माता कंपनी द्वारा ट्रिप्स पद्धति के अंतर्गत पेटेंट कराया जाता है। मतलब जो दवा निर्माता कंपनी अनुसंधान एवं नवाचार के पश्चात दवा का निर्माण करती है वो ट्रिप्स पद्धति के अंतर्गत इसके लिए पेटेंट कराती है। पेटेंट द्वारा क्या होता है, दवा का निर्माण तथा विक्रय संबंधी अधिकार जो है वो कंपनी के लिए अनन्य हो जाता है। मतलब उसके निर्माण का और विक्रय का जो पूरा अधिकार होता है वो उस कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है तथा किसी अन्य संस्था के लिए उस दवा का निर्माण करना जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है अर्थात गैर कानूनी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि यह पेटेंट इसको आजीवन हो जाता है, यह पेटेंट 20 वर्षों के लिए ही संभव होता है। मतलब 20 वर्ष तक केवल वह कंपनी ही इस दवा को मैन्युफैक्चर करेगी और उसका विक्रय करेगी और अन्य जो कंपनियां उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका विक्रय नहीं कर सकती हैं। तो 20 वर्ष के बाद पश्चात क्या होगा, तो 20 वर्ष के पश्चात इस पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दवा निर्माता को दवा में मौलिक परिवर्तन करना होता है। इसके बिना दवा का पेटेंट जो होता है वो समाप्त हो जाता है और 20 वर्ष के बाद ये दोबारा से इसका पेटेंट नहीं कराया जाता तो यह जेनरिक दवा की कैटेगरी में आ जाती है। तो पेटेंट समाप्ति के पश्चात कोई भी कंपनी अथवा देश उस दवा का निर्माण कर सकने में सक्षम होता है। ऐसी दवाओं को जेनरिक दवाएं कहा जाता है और प्रायः यह दवाएं जो है ब्रांड के नाम के बिना या किसी अन्य नाम से बेची जाती हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा, ये जो चूँकि हमने बात की कि यह जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके लिए जिस दवा की हम लोग बात कर रहे थे यह काफ़ी कारगर रही है, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड अभी हुआ क्या है कि कुछ समय पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार भारत जो है बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाले खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से मुक्त हो चुका है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि भारत किन किन बीमारियों से मुक्त हो चुका है। तो याद रखिएगा भारत जो है बर्ड फ्लू अर्थात जिसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं या H5N1 वायरस कहते हैं, इससे मुक्त हो चुका है। और ये इस एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों जैसे कि मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल इत्यादि में यह पाई जाती है। तो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों सहित जो पालतू पक्षियां हैं और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को यह वायरस प्रभावित करता है। और यह जो विषाणु है जिसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहते हैं, यह सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। मतलब नॉर्मली तो नहीं संक्रमित करता, पर कुछ कंडीशन में यह मनुष्य को और जो अन्य स्तनधारी होते हैं उनको भी संक्रमित कर सकता है। जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जिसको हिंदी में श्लेष्मिक ज्वार कहा जाता है। ऐसे तो ये बर्ड फ्लू कहलाता है जब तक चिड़ियों में रहता है, परंतु जब यह मनुष्य में प्रवेश कर जाता है यह संक्रमण तो इसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तथा यहाँ याद रखिएगा जो इन्फ्लुएंजा विषाणु या वायरस होते हैं इसके 3 वर्ग होते हैं, ए, बी और सी। मतलब इन्फ्लुएंजा विषाणु ए, इन्फ्लुएंजा विषाणु बी, इन्फ्लुएंजा विषाणु सी। इसमें से जो ए होता है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, मतलब सबसे अधिक प्रसार जो होता है ये ए का ही होता है और ये सबसे अधिक घातक भी होता है। अब जब हम लोग ने यहाँ पे वायरस की बात की तो थोड़ा सा वायरस देख लेते हैं, वायरस और विषाणु होता क्या है। चूँकि वर्तमान में कोविड-19 या कोरोना वायरस काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए वायरस से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो हमें वायरस के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो वायरस या विषाणु जो होता है यह एक सूक्ष्म जीव है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपना विकास एवं प्रजनन करता है। तो याद रखिएगा डेड जो सेल्स होंगी या जो डेड के टिश्यूज होंगे उसमें ये जीवित नहीं रह सकते, तो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपना यह विकास एवं प्रजनन करते हैं। तथा विषाणु जो होते हैं खुद को जीवित रखने एवं अपनी प्रतिकृति मतलब अपनी कॉपी तैयार करने हेतु जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं तथा उनकी रासायनिक मशीनरी का उपयोग करते हैं। आक्रमण मतलब उसको संक्रमित करते हैं और जो उनकी रासायनिक मशीनरी होती है उसका उपयोग करके खुद को कॉपी करते जाते हैं ये। तथा ये जो होते हैं वायरस ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मतलब मुख्यतः 2 कैटेगरी होती है, डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। जो ये इन्फ्लुएंजा विषाणु है या जो इन्फ्लुएंजा वायरस है यह आरएनए प्रकार के विषाणु होते हैं तथा ये आर्थोमिक्सोविरिडे वर्ग से संबंधित होते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि आरएनए वायरस, ये पूछ लेता है परीक्षा में कि निम्न से कौन से आरएनए वायरस से संबंधित है, तो आपका तो एक नाम इन्फ्लुएंजा विषाणु हो गया। इसके अलावा जैसे निपाह वायरस है, इबोला है, जीका वायरस है, और आपका यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस है यह भी आपका आरएनए वायरस के अंतर्गत आता है, या मार्स जो वायरस होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के संबंध में। तो अभी यह ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसके संबंध में चर्चा करें तो हाल ही में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ यह जानकारी ही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे चीज़ों से संबंधित जो है डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखिएगा यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें उससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यह जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है, इसके अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक विकास पर अल्पावधि और दीर्घकालिक दृष्टि से गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मतलब दोनों तरीके से प्रभाव पड़ेगा, एक तो अल्पावधि जो तत्काल प्रभाव पड़ रहा है और एक दीर्घावधिक इसका भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। वर्ष 2020 में लगभग 60 मिलियन लोग, पूरे वर्ल्ड में वर्ष 2020 में लगभग 60 मिलियन अर्थात 6 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आ सकते हैं। तथा रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो शॉर्ट में हम लोग EMDE कहते हैं, EMDs वाले देश स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, व्यापार, निर्यात और पर्यटन में गिरावट इत्यादि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा समस्या इन उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात EMDEs को है। तथा वर्ष 2021 के अंत तक अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से पूर्व की स्थिति में लौटने की संभावना नहीं है, तथा इस वजह से क्या है, इन देशों की खराब अर्थव्यवस्था का प्रभाव जो ये EMDEs वाले जो देश हैं उन पर भी पड़ेगा। तथा इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि आयात करने वाले देशों की तुलना में निर्यात करने वाले देशों की समृद्धि दर जो है वो धीमा होने की उनके संभावना ज़्यादा है। मतलब जो देश निर्यात पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं उन पे ज़्यादा असर होगा, और जो आयात पर डिपेंड है उनसे कम असर पड़ेगा। अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के संबंध में। तो यह विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावनाओं की जांच की जाती है, और इसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं अर्थात EMDEs पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर एक तथ्य और ध्यान रखिएगा कि यह वर्ष में 2 बार, एक जनवरी में और एक जून में जारी किया जाता है। तो ये जून वाला जारी किया गया। तो ये 2 कथन याद रखिएगा कि इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो दूसरा ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई अन्य रिपोर्टों को भी देख लें तो एक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो याद रखिएगा इसको भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 रिपोर्टों के बारे में मालूम चला कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। आगे चर्चा करते हैं चांगपा समुदाय या चांगपा कम्युनिटी के संबंध में। तो प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया, तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि लद्दाख की चुमूर और डेमचोक क्षेत्र में चीनी सेना के अतिक्रमण ने लद्दाख के घुमंतू चारावाह चांगपा समुदाय को ग्रीष्मकालीन चारागाहों के बड़े हिस्से से अलग थलग कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके बकरी पालन व्यवसाय पर पड़ रहा है। क्योंकि इस समय क्या है, भारत और चाइना में टेंशन चल रहा है, तो चाइना के जो सैनिक हैं वो लद्दाख के क्षेत्र जो चुमूर और डेमचोक है यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर अतिक्रमण इन्होंने किया हुआ है। तो ये चूँकि चारागाह क्षेत्र है, ये जो समुदाय है चांगपा समुदाय, इनकी बकरियों के लिए चारागाह क्षेत्र है, तो इनके चीनी सैनिकों के यहाँ प्रवेश कर जाने से, अतिक्रमण कर जाने से इनका जो व्यवसाय है बकरी पालन वह काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चुमूर में 16 कनाल मतलब होता है 2 एकड़ की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। और यह जो क्षेत्र है जहाँ पर कब्जा किया है इन्होंने, तो यह डेमचोक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तथा यह जो पूरा क्षेत्र है एक पारंपरिक चराई वाले चारागाहों और खेती योग्य भूमि वाला क्षेत्र है, जिससे कि इनका जो व्यवसाय है इस समुदाय का, चांगपा समुदाय का, यह प्रभावित हो रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है लद्दाख के चांगथांग पठार के कोरजोक चुमूर बेल्ट में नवजात पश्मीना बकरियों की संख्या पर देखा जा रहा है। पर्याप्त चारागाहों के अभाव में युवा पश्मीना बकरियों की मौत में वृद्धि देखी गई है, जिसमें पश्मीना बकरियों के साथ साथ जो यहाँ पर याक मिलते हैं वो भी शामिल हैं। अब थोड़ी चर्चा हम लोग चांगपा समुदाय के बारे में कर लेते हैं। तो चांगपा समुदाय से
प्रश्न परीक्षा में पूछा सकता है कि यह कहाँ संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में लद्दाख और जम्मू कश्मीर आए तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा बल्कि लद्दाख होगा, क्योंकि अब दोनों अलग अलग हैं। तो चांगपा जनजाति जो है यह एक बंजारा समुदाय है, ठीक है। तो यह एक जनजाति में आती है और यह एक बंजारा समुदाय है जो लद्दाख के चांगथांग इलाके में निवास करती है तथा चांगपा जनजाति जो है यह खानाबदोश जीवन पसंद करती है और इनकी आजीविका का मुख्य आधार जो है मवेशी और पश्मीना बकरियां हैं। यदि हम पश्मीना बकरियों के बारे में बात करें तो पश्मीना बकरियां जो हैं इनको चांगथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्मीना पूछा जा सकता है कि पश्मीना बकरियों को किस नाम से जाना जाता है, तो चांगथांगी बकरियों के नाम से जाना जाता है और इन्हें पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के निकट चांगथांग क्षेत्र जो है तिब्बत के पठार का पश्चिमी विस्तार जो है वही चांगथांग क्षेत्र कहलाता है। तो चांगथांग क्षेत्र में घुमंतू चारावाह समुदाय चांगपा द्वारा इनको पाला जाता है और इन पश्मीना बकरियों की जो अधिकतम आबादी वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ का जो चुशूल डेमचोक चुमूर बेल्ट है, ये जो पूरा इलाका ये 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर से, तो ये इनके यहाँ पर सबसे अधिक आबादी इनकी पाई जाती है। और ये जो बकरियाँ इनकी खास बात क्या होती है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतने कम टेम्परेचर पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये स्वयं को जीवित रखने की इनकी क्षमता होती है। तथा ये जो चांगथांगी बकरियां हैं या जो पश्मीना बकरियां हैं इनके बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पश्मीना जो ऊन होता है वो प्राप्त होता है, जिसकी मोटाई जो होती है इस ऊन की 12 से 15 माइक्रोन के बीच की, मतलब बहुत महीन से जो शॉल वगैरह बनता है बहुत महीन बनता है, बहुत पतला बनता है। तथा लद्दाख जो है विश्व में सर्वाधिक लगभग 50 मीट्रिक टन और सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक वर्ल्ड में पश्मीना का उत्पादन, पश्मीना ये जो ऊन होता है यह कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो लद्दाख में होता है। और पश्मीना जो शाल, इससे जो शाल बनाई जाती है इस ऊन से, पश्मीना शाल अपनी गुणवत्ता एवं अपने जटिल कलाकृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी सबको देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसकी पहचान और लेबलिंग की प्रक्रिया को भारतीय मानक अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड के दायरे में रख दिया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो शॉर्ट में PPEs के नाम से जानते हैं, तो ये और इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन डिसइंफेक्ट यूनिट विकसित की गई है। तो याद रखिएगा अल्ट्रा स्वच्छ क्या है, यह एक डिसइंफेक्ट करने वाली यूनिट है किसके द्वारा विकसित की है, DRDO के द्वारा विकसित की है। इस यूनिट का विकास जो है वो DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस जो शॉर्ट में INMAS के नाम से जानते था, गाजियाबाद स्थित मैसर्स जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से इसको बनाया है। तो इसके बारे में अन्य कुछ चीज़ें देखें तो अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट के निर्माण में उन्नत ऑक्सीकरणीय प्रक्रिया अर्थात एडवांस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का प्रयोग किया गया है और इस प्रणाली को औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जो भी मानक है उनके अनुरूप इसको विकसित किया गया है। और इस प्रक्रिया में कीटाणु शोधन अर्थात डिसइंफेक्शन के लिए कई अवरोधक विघटन पद्धतियाँ अर्थात मल्टीपल बैरियर डिस्ट्रप्शन को शामिल करते हुए ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का इसके अंतर्गत उपयोग किया गया है। और इस यूनिट को कार्य करने के लिए 15 एम्पियर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो यह आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। तथा शीघ्र कीटाणु शोधन चक्र के लिए इस प्रणाली को स्वचालन तकनीक ऑटोमेशन टेक्निक के साथ विकसित किया गया है, मतलब इसमें किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी। तथा लंबी अवधि के लिए सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रणाली में आपातकालीन शटडाउन, डोर इंटरलॉक, ड्यूअल डोर, डिले साइकिल और लॉक मॉनिटर आदि जैसी विभिन्न सुरक्षात्मक विशेषताएं भी इसमें मौजूद हैं इस यूनिट में। अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट, तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, बात करते हैं कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम के संबंध में। तो हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया है।
तो याद रखिएगा कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो यह खेल से संबंधित है, खेलो इंडिया से। तो यह शारीरिक शिक्षा अध्यापकों अर्थात फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और सामुदायिक प्रशिक्षकों अर्थात कम्युनिटी कोचेस से संबंधित 25 दिवसीय यह एक कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम में होगा क्या, उसको भी देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देना है, और यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें 2 मंत्रालय शामिल हैं, कौन कौन से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय चूँकि यह स्कूल के शिक्षकों को शामिल किया गया है जो खेल से संबंधित हैं, तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, तो इनकी संयुक्त पहल है यह, और इसे देश भर के सभी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट उल्लेखनीय है। यदि हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर नई दिल्ली में इसको प्रारंभ किया था। और फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक भारतीय को रोज़मर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिए प्रेरित करना, मतलब जो भी उन्हें सबसे आसान तरीका लगता है उसको इस्तेमाल करके वो अपने आप को फिट रखें। तथा शारीरिक शिक्षा जो होती है, यह शारीरिक शिक्षा न केवल व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के संबंध में या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 के संबंध में। तो याद रखिएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है, तो थीम याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो है यह इस वर्ष की इसकी थीम है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उसको मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना, यह इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तथा कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह जो है वो वर्चुअल तरीके से आयोजित कर रहा है, जिसमें नगर वन नामक विषय पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो इनका विषय जो है, इनके कार्यक्रमों क्या है, वो नगर वन है। तथा विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जो शुरुआती चर्चा होती है वो वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह इस सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के नाम से भी जानते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस यह जो पहल थी, यह पहल जो प्रारंभ की थी वो यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो इसको सहमति जो है 1972 में मिल जाती है, स्टॉकहोम जो सम्मेलन होता है 1972 का, परंतु इसे पहली बार जब मनाया जाता है 1973 में मनाया जाता है। तथा याद रखिएगा इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है वर्ष यूनेप द्वारा अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि हर बार जो होता है, हर साल अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इस बार मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इस वर्ष अर्थात 2020 में इसकी मेज़बानी कोलंबिया एवं जर्मनी साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में कथन के रूप में आ सकता है कि कोलंबिया की जगह हो सकता है भारत जर्मनी दे दे। तो याद रखिएगा कि भारत नहीं इसमें शामिल बल्कि कोलंबिया और जर्मनी जो है इस बार इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। और इस अवसर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं इसके सहयोगी जो हैं एक पहल प्रारंभ की है। इस पहल का नाम क्या है? यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो याद रखिएगा यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन नामक जो ये इनिशिएटिव है या जो पहल है, यह यूनेप और उसके सहयोगियों के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब यह प्रारंभ क्यों की गई है या इससे फ़ायदा क्या है? तो यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल है। और इस पहल की जो अवधि है वो वर्ष 2021 से 2030 है। तो यह हमारे लिए यह अवधि भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कब से कब तक के लिए है, तो 2021 से 2030 तक होगी। तो याद रखिएगा 2020 नहीं है कि 2020 में इसको मनाया जा रहा है, 2020 नहीं है बल्कि 2021 से 2030 है ये। तथा कुछ भारत के संदर्भ में बात करते हैं जैव विविधता को लेकर के। तो जैव विविधता के संदर्भ में भारत की स्थिति के संबंध में बात करें तो भारत में विश्व की 8% जैव विविधता मौजूद है। तथा विश्व के जो 35 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं, इनमें से 4 हॉट स्पॉट जो हैं वो भारत में स्थित हैं, जिसमें कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन 4 हॉट स्पॉटों के नाम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
तो इसमें पहला है आपका इंडो वर्मा क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र में याद रखिएगा जो पूर्वी हिमालय वाला इलाका है यही जो है हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है या जैव विविधता के मामले में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, ना कि पश्चिमी हिमालय। इसके अलावा तीसरा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र। सुंडालैंड क्षेत्र में आपका निकोबार, अंडमान निकोबार का जो निकोबार द्वीप है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा, भारत में 4 हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को भारत के संदर्भ में बात करें तो वारजे शहरी वन क्षेत्र या वारजे अर्बन फॉरेस्ट, तो यह जैव विविधता की एक प्रयोगशाला है। कैसे प्रयोगशाला है और यह है क्या? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में 40 एकड़ की वन भूमि पर एक जंगल विकसित किया गया है जिसका नाम आपका क्या है रखा गया है, इसका नाम है वारजे अर्बन फॉरेस्ट। तो याद रखिए कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और यह जंगल जो है मैन मेड है, मतलब चूँकि विकसित किया गया है। यह जंगल 23 पौधों की प्रजातियों, 29 पक्षियों की प्रजाति, 15 तितली प्रजाति, 10 सरीसृप एवं 3 स्तनपायी प्रजातियों के साथ जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है यह। और यह शहरी वन परियोजना जो है, यह शहरी वन परियोजना शहरी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद कर रही है। और यह जो परियोजना है एक प्रकार से देश के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य कर रही है। इसके अलावा नौसेना ने भी पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कुछ पहल प्रारंभ की है, उनका देख लेते हैं। तो इनका है भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप या इंडियन नेवी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप, जिसे शॉर्ट में INCER कहते हैं। तो भारतीय नौसेना के लिए पर्यावरण संरक्षण और हरित पहल का एक प्रमुख लक्ष्य है यह, तथा एक जिम्मेदार बहुयामी बल के रूप में नौसेना ने ऊर्जा संरक्षण, समुद्री प्रदूषण में कमी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके अपने पर्यावरणीय जो फुटप्रिंट है इसमें कमी लाने पर जोर दिया है। तथा भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप अर्थात INCER भारतीय नौसेना के ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए ग्रीन फुटप्रिंट वाले विजन की प्राप्ति का मार्गदर्शक दस्तावेज एवं प्रमुख प्रवर्तक रहा है। तथा इसके अलावा नौसैनिक जहाज़ों के इंजन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ईंधन मानकों में सुधार करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात IOCL के साथ समझौता किया है। तथा भारतीय नौसेना ने स्वैच्छिक रूप से जहाज़ों से होने वाली प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे मार्पोल सम्मेलन कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं, तो इसकी सभी 6 अनुसूचियों को लागू किया है। तो थोड़ा सा मार्पोल ये जो कन्वेंशन है इसको देख लेते हैं। तो मार्पोल जहाज़ों के परिचालन या उनके आकस्मिक कारणों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर आधारित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मार्पोल कन्वेंशन को 2 नवंबर 1973 को अपनाया गया था। और इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल को वर्ष 1976-77 की समुद्री टैंकर दुर्घटनाओं के मद्देनजर अपनाया गया था। और यहाँ खास बात यह है कि वर्ष 1973 का जो यह मार्पोल कन्वेंशन था इसको वर्ष 1978 तक लागू नहीं किया गया था, किंतु जब इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष 1978 के मार्पोल प्रोटोकॉल को अपनाया गया तो इसने वर्ष 1973 के कन्वेंशन को अपने में समाहित कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, IMO के संबंध में इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में। तो याद रखिएगा IMO का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, क्योंकि ऐसे याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में कोई समुद्र नहीं है तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। परीक्षा में यह पूछा गया है। तो इस प्रकार से यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने यहाँ पर देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।